हाय दोस्तों, आप सभी का सरशाह यूपीएससी में फिर से स्वागत करता हूं। और हम आपको पढ़ा रहे थे मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। जो आधुनिक भारत किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिस तरह से क्वेश्चन होता है, जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं इसमें। और डीएसएसबी के लिए भी क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक, जो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन के पूरा मटेरियल होता है। और ये उसी को पाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आपको देखना है और समझना है इसको सही तरीके से। उसी क्रम में आज दूसरी वीडियो है ये हम दूसरी वीडियो लेकर के आपके लिए आ गए हैं। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। आपको ये पढ़ाएंगे हम आज। ठीक है। भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ है ना, वो आपको समझना है यहाँ पे कि यूरोपीय कंपनी भारत में तो आई हैं। जब इन्होंने देखा भारत की व्यवस्था बड़ी कमजोर थी, इन्होंने उसका फायदा उठाया। इनको लगता है कि हाँ, फायदा मुझे मिल जाएगा। इनको फायदा मिल गया, फायदा उठाया उन्होंने और पूरे भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया। तो हम एक बार देखते हैं इसमें कौन आ रहा है कंपनियां। वो पूछेगा एग्जामिनर आपसे, कहेगा कि आप मुझे बताओ कि ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में स्थापित कब हुई। तो आप बिना सोचे बोल देना 1498 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगर पूछता है आपसे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है की स्थापना कब हुई है, तो आप कह देना 1600 ईस्वी में स्थापित हुई है। इसका मतलब किसी भी कंपनी की स्थापना के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन पहले आई कौन बाद में आई। एक तरीका तो ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी पहले आ रही है लेकिन स्थापित बाद में हो रही है। ठीक है। तो हमारे भारत में के लिए जब आई तो 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई जा रही है ब्रिटेन में। और वो जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटेन से आप देखोगे ना, तो उसके ईस्ट में पड़ता है ये, यानी पूर्व में पड़ता है। ब्रिटेन से इंडिया पड़ता है पूर्व में। तो कहा कि ये ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ऐसे कंपनी जो ईस्ट की तरफ जाती है, मेनली चाइना और भारत को टारगेट करके, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन भी थी और रिसोर्स का पूरा भंडार था। ये पूरा भंडार जिसको लूटा गया है, लूटा गया, खसोटा गया, मारा गया, पीटा गया, सब कुछ किया गया इसके साथ। लेकिन आज भी अपने संस्कृति को अक्षुण्ण लेके खड़ी हुई है इंडिया। आज भी गिरते पड़ते कैसे भी हो, आज भी खड़ी है हमारे सामने। और हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि इस भारत को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाए। भले ही इतिहास से हमें यही सीखना होता है कि हमारे साथ जो बुरा हुआ है, अब वैसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ बुरा। हम उससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए हम एग्जाम क्वालिफाई करके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छा मिसाल कायम करेंगे। मुझे भरोसा है आप लोग करेंगे ये चीज़। आपसे पूछेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, आप बोलना है 1602 ईस्वी में। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डेनिश थी, वो डेनमार्क जिसको बोलते थे, वो 1616 ईस्वी में स्थापित हुई है। फ्रांस की जो एक कंपनी बनाएगी वो 1664 में बनाई गई। तो देखिए आप, 1664 और कहाँ 1600। एक कंपनी जो 1600 में भारत आ रही है सबसे पहले, और पहले छोड़ भाग जा रही है। एक कंपनी जो सबसे बाद में आ रही है, सबसे बाद में जा रही है। इसका नाम, फ्रांसीसी बहुत बाद में गए हैं। जो दमन एवं दीव भारत का जो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है ना, उस पे थे ये लोग। स्वीडिश की बात करते हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई है, कब स्थापना हुई इसकी, 1731 ईस्वी में हुई। देखिए आप, ये इसका एक हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की एक ईयर है। इसके माध्यम से क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पक्का आएगा जब भी। इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना है। 17 मई 1498 ईस्वी में क्या हुआ है, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तमाशा अंतरीप होते। उत्तमाशा कहाँ है पता है आपको क्या? अरे ये जो अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका को उसके जस्ट नीचे देखो ना, उत्तमाशा अंतरीप ही है, उसको बोलते हैं। समझ रहे हैं आप उसको? उसको उत्तमाशा अंतरीप या कोप टाउन बोलते हैं उसको, कभी कभी कोप टाउन भी बोल देते हैं। उसी को पार करके आ रहा बंदा ही अफ्रीका को। जैसे चलो ठीक है, एक हम ये बनाते हैं, विश्व इतिहास बनाते हैं, विश्व का इतिहास मतलब विश्व इतिहास का एक बनाते हैं मानचित्र। एक ऐसे जनरली है, ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका ऐसे करे जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके अफ्रीका बन रहा है। फिर ये पूरा हमारा यूरोप हो गया, फिर ये भारत है, ऐसे करके है। यहाँ पे है स्पेन, पुर्तगाल, ऐसे करके यहाँ पे है। बाकी ये जो ऐसे बना हुआ है ऐसे करके।
ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे तुर्की है, यहाँ पे जो भारत आने के लिए रास्ता देती है इधर से, ये यूरोप पूरा है। आप इससे सही समझिए, अभी मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वो और मजा आने वाला है आपको। ये यूरोप से भारत आना चाहता है तो आराम से आता है, कुस्टनटाइन या कुस्तुनतिनिया डाक करके। 1498 ईस्वी में क्या हुआ, इस पे हो गया कब्जा। किसको? तुर्कों का कब्जा हो चुका है। अब जब तुर्क इसको जीत लिए तो रास्ता कर दिया ब्लॉक। अब यूरोप से कोई अंदर अंदर इधर जाने के लिए मुश्किल हो गया, यूरोप से कोई जा नहीं सकता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पे पुर्तगाली है, तुर्की क्या बोलते हैं उसको, स्पेन है, यहाँ फ्रांस दिखेगा आपको, फिर नीचे जस्ट आपको स्पेन दिखेगा, उसके जस्ट अगर आप इस पे देखेंगे अफ्रीका वाले पार्ट में यहाँ मोरक्को दिखेगा, है ना। तो ये जो स्पेन हुआ और जो पुर्तगाली ये सब हुए ना, इन्होंने कहा मुझे तो जगह चाहिए भाई, मैं कैसे करके यहाँ मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, यहाँ इंडिया है। इन्होंने यहाँ से निकला ऐसे करके अफ्रीका आए ये। अब बंदा अफ्रीका से ऐसे गया है, आप देख कितना लंबा टाइम उन्होंने एक्सपेंड किया है इस पे, उसके बाद जाके यहाँ पहुंचा, स्पेंड करने के बाद पहुंचा है इतना टाइम लंबा। जबकि इतने ही टाइम में अगर इसको खड़ा कर देंगे यहाँ पे ना तो इसके बराबर हो जाएगा। इतना पूरा टाइम जो है इन्होंने वेस्ट किया, समझ एक तरीके से। लेकिन इनको जब रास्ता चाहिए, बहुत जुझारों के समय थे ये लोग, तो वो आकर के पहुंचे ये। तो वही कह रहा है कि जो वास्को डिगामा है ना, ये नाविक था, ये बंदा यही निकला था पुर्तगाल से। पुर्तगाल आपका यहाँ मिलेगा यूरोप में, इधर से नहीं, इधर से आ रहा है ये बंदा। तो 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर, ये पश्चिमी तट यही है ना, गुजरात वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां का शासक जमोरिन था। इसमें दिया है नहीं दिया है, जमोरिन था, जिसको बड़े ही दिल जोशी के साथ स्वागत किया था। ठीक है, भारत पहुंचा और भारत एवं यूरोप के बीच में एक नए समुद्री मार्ग की खोज हो गई। किसी को नहीं पता था ये मार्ग कि ऐसा मार्ग भी है और इस मार्ग से हम जा सकते हैं, किसी को नहीं पता। पहली बार इस वास्को डिगामा ने सबको बताया कि अच्छा एक रास्ता और भी है, अगर कुस्तुनतनिया बंद होगा तो क्या हुआ, हम इस पे इधर चलते हैं, क्या करना है। कहा ठीक है भाई, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन रास्ता तो है ना। तो इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। अभी अब्दुल मजीद भाई साहब, अब्दुल भाई भी बड़े कमाल के निकल गए। ये पूरे रास्ते को बता रहा था कि कैसे कैसे भारत पहुंचना है। वो क्योंकि भारत के ये गुजराती है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं गुजराती। उनका बिजनेस का जो सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक है। चाहे हमारे पीएम की बात कर लो, चाहे हमारे अमित शाह जी की बात कर लो, किसी की बात, सब गुजराती हैं वो लोग। हमारे गांधी जी की बात कर लो, गुजराती थे। सरदार पटेल की बात कर लो, गुजराती थे भाई, पटेल जी। ये सब बहुत ही खतरनाक चीज है। जितना आप खतरनाक है तो पॉजिटिव सेंस में, आप नेगेटिव नहीं समझ सकते आप इनको। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्ट्रा होते हैं अपने अपने कैरेक्टर को लेकर के, ये अल्ट्रा थे भाई एकदम से, मतलब सिंपल नहीं थे। जितनी सोच आपकी जाती उससे कई गुना सोच ज्यादा थी इनकी। तो अब्दुल मजीद कौन है? ये गुजराती बंदा है, इसको लेकर के आया, चलो चलते हैं हम लेकर के आपको अपने देश लेकर के आया। 1505 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अब क्या वो रास्ता तेरे को मिल ही गया, ठीक है। अब पुर्तगाली गवर्नर आ रहा, वायसराय आ रहा, जो बनकर के, ठीक है मैं वायसराय। वायसराय कौन होगा? वायसराय उसको बोलते हैं जो जिस देश की कंपनी है, वो कंपनी क्या है, वो कंपनी उस देश के शासक के अंडर में है। तो वो जो अपना एक नॉमिनेट करता है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करता है बाय द शासक, बाय जो गवर्नमेंट, जो वहां पे किंग होता है, वो उसको अपॉइंट करता था। तो अगर उसको अपॉइंट कर रहा है शासक तो उसको बोलेंगे वायसराय। तो यहाँ पे जो फ्रांसिस्को है, जो जो फ्रांस की कंपनी बनकर आई थी भारत में, वो कंपनी फ्रांस की सरकारी कंपनी थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के आई थी ब्रिटेन से, वो कंपनी सरकारी नहीं थी, वो कंपनी जो है शेयर धारकों की थी कंपनी। लोगों ने मिलके बनाया था उस कंपनी को, बस ब्रिटेन की सहायता उसमें थी कि ठीक है तुम लोग जाओ और हम तुमको चार्टर दे देंगे, 20 साल तक तुम जाके वहां पे खूब लूटना खसोटना, फिर हम अगर देखेंगे आपको और चाहिए टाइम तो हम आपको और टाइम दे देंगे, उस समय से हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हम। तो उन्होंने एक चार्टर दिया था कि पूरे यूरोप में, मतलब पूरे ईस्ट की तरफ आप जा रहे हो
पूरा यूरोप, पूरा मतलब कि यूरोप के लिए जो व्यापार करोगे तुम अकेले करोगे, जाओ मैं तुमको चार्टर दे रहा हूँ। यानी ब्रिटेन से सिर्फ एक कंपनी जाएगी, उसका नाम होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटेन में कोई लोग नहीं जा सकते वहां पे व्यापार करने के लिए, सिर्फ यही कंपनी जाए। ये अथोराइज कर दिया उन्होंने। ऐसा अभी बाद में करते रहेंगे। लेकिन वायसराय बनकर के आया 1505 ईस्वी में, फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया हुआ है। 1509 ईस्वी में क्या हो रहा है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क नाम का एक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर के आया। अभी वो आया, अपना काम किया अल्मीडा। अभी अल्मीडा जो था ना, उन्होंने वाटर ब्लू पॉलिसी अपनाई थी, वाटर वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी करके कहा कि ये जो हमने बताया आपको ना, ये जो इलाका था, ये पानी वाला इलाका, से पूरा कब्जा कर लिया इसने। कहा कि जो भी इधर गुजरेगा ना, टैक्स देना पड़ेगा, बता दे रहा हूँ। अब पूरी नेवी उसको नाचती थी आराम से, कोई था ही नहीं, आराम नाचते थे यही लोग। तो उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आ रहा है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन करके। 1510 में इसने क्या किया पता, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया बंदे ने। ले, हम आप बताए थे जब पढ़ रहे थे हम लोग ना, मुगल पढ़ रहे थे, तो वहां पे मुगल था, हाँ मुगल ही पढ़ रहे थे जब विजयनगर, नहीं सल्तनत पढ़ रहे, सॉरी सल्तनत में हम आपको बताए थे कि जब विजयनगर पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे यूसुफ आदिल शाह का जिक्र आया था। बहमनी साम्राज्य था, विजय विजय विजयनगर था, वो सब था, वो जुड़ा हुआ सब चीजें। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। दे दो भाई, जीत लिया उन्होंने बढ़िया तरीके से। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई, कोचीन में बना ली, दक्षिण भारत की तरफ कोचीन में बनाई। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले से, आप एकदम बिल्कुल आंख कान खोलिए, सुनिए, समझिए सही तरीके से। देखिए, अगर हम ऐसे मान लेते हैं हमारा भारत है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे हम भारत बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। जो पहले आक्रमण होते थे वो होते थे भारत की इस नॉर्थ और मतलब उत्तर और पश्चिम साइड से होते थे, पहले पहले आक्रमण भारत में होते थे। तो जितने भी शासक हुआ करते थे, सब शासक अपनी ताकत कहाँ लगाते थे, यहाँ पे लगाते थे रोकने के लिए, कि कैसे भी करके मुझे यहाँ पे रोकना है, बाकी कहीं रोकने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि दिल्ली यहीं पे दिल्ली था, यहाँ पे तो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे इसी को रोकते थे। लेकिन इस बार जो कब्जा हो रहा है ना, वो कब्जा ऊपर से नहीं हो रहा है यहाँ से, बल्कि पानी के रास्ते से आ रहे हैं, यहाँ से कब्जा कर रहे हैं, यहाँ से इधर से कब्जा करना शुरू कर दिया। ये पूरे इतिहास में पहली बार हो रहा था हमारे यहाँ, जो कब्जा करने के जो ये तरीका अपनाया जा रहा था इधर से। पहले ऊपर से आते थे सब लोग नीचे, अब की बार क्या हो रहा, नीचे से आ रहा ऊपर। देखिए, ये समझ ही नहीं पा रहा था कोई इस चीज को कि कैसे इसका अल्टर। और क्योंकि अगर इधर से अगर शासन होता तो पूरी नेवी मजबूत हुआ करती, पक्का नेवी होती। आप सोचिए अकबर यहाँ पे है, अकबर पहली बार जो उसने समुद्र देखा था, वो जब गुजरात जीता गुजरात को, तब पहली बार देख रहा है समुद्र को। सोचो अगर ये चीज यहाँ होता तो बचपन में देखता उसको, उसको लगता कि यहाँ पे नेवी चाहिए, सही तरीके से नेवी काम करनी चाहिए, तब वो रोकता, इस पर नेवी खूब काम करते, नेवी कोई काम ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ब्रिटेन है, और ब्रिटेन कहाँ पे है, एक टापू टाइप का, और पूरे पानी के बीच में बसा हुआ है। उसको अगर इधर जाना तब भी नेवी चाहिए, उधर जाना तब भी नेवी, उधर जाना तब भी नेवी, तब भी नेवी चाहिए उसको। इसीलिए इसकी नेवी मजबूत है। जो 1600 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया वो क्या काम कर रही है, वो यही काम कर रही है। आपको इस लेवल पे भी समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती थी, सन टोमे। दक्षिण पूर्वी मतलब ऐसे करके जो इस साइड में, कोची इधर है, और इधर इधर सिर्फ एक ही थी पुर्तगालियों की, वो थी संतों में। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण ये हुआ, पूरब ये हुआ। तो दक्षिण पूर्वी पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संटो में। आप संटो में याद रखिएगा, और दक्षिण पूर्वी याद रखिएगा, आपको दक्षिण पूर्वी आपको दिखेगा। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। तो पहले आया पुर्तगाली, हम उसको लिख देते पी, फिर डच है उसको लिख देते हैं डी, अब इंग्लिश आएगा तो उसको लिख देंगे ई, फिर आएगा जो है डेनमार्क आएगा, फिर आएगा फ्रांसीसी। आप देखिए क्या क्या रख सकते, इसको आप लिख सकते हो पीडीएफ, पीडीएफ याद कर सकते हो। लेकिन आप सुनेंगे पीडीएफ, सुने ही होंगे,
आप इसको हटा दो क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पूछते नहीं है इसको। आप कह सकते हो कि PDEF ऐसे कह सकते हो। PDF से आपको याद रहेगा PDEF। तो पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी। सीधी सी बात, पहले कौन आया वो इस तरह से आएंगे। अब पुर्तगालियों के बाद भारत में आ रहा कौन? डच लोग आ रहे हैं। पहला डच यात्री कौन, जरा ये देख लेते हैं। कार्नेलियन हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति है जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पर जाके पहुंचा। भारत होते हुए सुमात्रा चला गया वो, क्योंकि डच कंपनियां ज्यादातर इंडोनेशिया में जाके स्थापित, क्योंकि यहाँ पे उनको लगा कि यार दाल नहीं गलने वाली है तो ज्यादा कोशिश नहीं करी था, लेकिन थे यहाँ पर भी। आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की 1605 ईस्वी में। कहाँ? मसूलीपट्टम में। भी देखिए आ गया मसूलीपट्टम। ये जो आपका कर्नाटक वाला पार्ट था, मद्रास वाला पार्ट था, उधर है ये। तो ये डचों ने वहां पे स्थापित कर लिया, मसूलीपट्टनम में स्थापित कर लिया। तो आपको ऐसे याद रखना है कि डचों का जो पहला था वो मसूलीपट्टम था, मसूलीपट्टम था, मसूलीपट्टम 1605 ईस्वी में। डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में स्थापित की गई। पहला मसूलीपट्टम में, दूसरा पुलिकट में। आप अपने दिमाग को बिल्कुल खोलो और दिमाग में जाने दो, अपने जहन में जाने दो, बहुत जरूरी है सब फैक्ट आपके दिमाग में जाना, ठीक है। उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, पैगोडा नाम था उनका, किनका? डचों का जो स्वर्ण सिक्का उनका नाम पैगोडा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पैगोडा किसका सिक्का था, आप बता देना डचों का था ये। और सोने का सिक्का था, ये पूछेगा आपसे तो बताना आप। उन्होंने यानी डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के ने पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। किसको? पुलिकट को ही। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। ये देखिए पहली बार कहा कि हमारे यहाँ जो काम करेगा उसको हम वेतन देंगे। आज वेतन मिलता है ना, अभी देखा नोएडा में बवाल हो गया। कहा कि भाई जितना हम काम करते हो उतना मुझे मिलता ही नहीं है, उतने पैसे मुझे नहीं मिलते हैं, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। तो डचों ने पहले ही कर दिया था, ठीक है हम आपको पैसे देंगे, आप लोग काम करवा करके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। 1632 पटना पहुंच गया बंदा, बताइए, बिहार पहुंच गया। बिहार इसीलिए मुझे लगता है बिहार वाले गुस्सा हो गए हैं। बिहार वाले पूरी दुनिया में जाके छा गए कि साले तुम मेरे यहाँ आओगे तो हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया में जाके छाएंगे। और ऐसा छाएंगे कि लोग याद रखेंगे कि हाँ कोई आ गया, बिहारी आ गया कोई। बिहारी भी अपने आप में याद रखना कि बिहारी भी अपने इतिहास को चेंज करेंगे पक्का। और जिस तरह से नाम धूमिल किया गया है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है बिहारी का नाम भी ऊंचा किया जाए। प्लीज ये दिमाग में रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्षेत्र का एक नक्शा खींच देते हैं और उस क्षेत्र को उसी नक्शे से जाना जाता है कि यार इस नक्शे में क्या क्या चीजें हैं। आपको नक्शा पूरा चेंज कर देना है, जो पर्सपेक्टिव है पूरा, जो धारणा पूरा चेंज कर देना है। बताना कि बिहारी ऐसा नहीं है। अभी दिल्ली की एक घटना है आज ही की, मतलब पिछले 2-4 दिन घटना है कि एक कांस्टेबल, एक पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस का आदमी है, ड्रंकड मैन है वो, ड्रंकड पुलिस ऑफिसर है वो बंदा। एक डिलीवरी बॉय पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं बिहारी हूँ, बिहार से आया हूँ। गोली मार दिया तुरंत, ऑन द स्पॉट, बेचारे मर गया वहीं पे। आप सोचिए इस तरह की मानसिकता, पता नहीं क्या उनके दिमाग में था, नहीं सही था, लेकिन बदलना है। मैं ये कह रहा था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1632 ईस्वी में पटना आ गई थी, अपना कारखाना खोल दी थी। कारखाना अभी तो वहाँ बहुत कारखाने कमी है, ज़्यादा कारखाने हैं नहीं, क्योंकि लोग भागना पड़ता है। अगर आपको देखना है कि बिहारी लोग कहाँ ज़्यादा है तो आप दिल्ली की स्टेशन बैठिए, जो भी बिहार जाती है ट्रेन, इलाहाबाद जाती है ट्रेन, आप बैठ जाइए उसमें, आपको दिख जाएगा बिहारी कहाँ है। और बहुत बुरी स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है। फिर हम आते हैं कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई पे हम आते हैं। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड था, मार्तंड वर्मा, 10 अगस्त 1741 ईस्वी को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। मतलब तुम्हारा आखिरी दिन आ गया, चले जाओ डच वाले यहाँ पे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने उसको मार ही दिया, उसको हराए। उसको उस समय एडमिरल कौन था, उसका नाम था यूस्टाचियस डी लेनाय। हो सकता है आपसे ये नाम ना पूछे, लेकिन मार्तंड वर्मा बड़े इंपॉर्टेंट है। डचों को
पैर खींच देने के लिए काफ़ी थे ये। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ है 1759 ईस्वी में। अभी देखिए 1759 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है ये, किसी भी एग्जाम में आएगा। प्लीज 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 कीप इन माइंड, अपने दिमाग में उसको रखो, जाने दो। अंग्रेज और डच के मध्य लड़ाई होगी, वेदरा का युद्ध होगा। आपसे पूछेगा कि वेदरा का युद्ध कब हुआ, आपको बताना है 1759 ईस्वी में। अगर पूछे कि वेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, आपको बताना है अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। और फिर पूछे कि डचों की आखिरी, भारत में आखिरी लड़ाई कौन थी, उसके बाद डचों का अस्तित्व खत्म हो गया भारत से, आप कह सकते हो अस्तित्व खत्म हो गया, वो वेदरा का युद्ध था 1759 ईस्वी में। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हो रहा है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। बोला ना, एलिजाबेथ अभी क्या करेगी, इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया। कहा ले जाओ, ये तुम्हारे पास एक अधिकार पत्र दे रही हूँ। ये रानी एलिजाबेथ कह रही हैं अपने लोगों को, जो जिसने कंपनी बनाई है, कहा जाओ तुम पूरब तरफ व्यापार करो। पूरब की ओर जब व्यापार करने तुम जाओगे तो ब्रिटेन से कोई और कंपनी उधर नहीं जाएगी व्यापार करने के लिए, सिर्फ तुम ही अकेले जाओगे। जाओ, जितना लूट सकते हो लूटो, खसोटो, लेकिन हाँ साल भर में मुझे एक छोटी सी अमाउंट, एक बढ़िया अमाउंट देते रहना, जिसे हम बार बार उनको हम चेंज करते रहेंगे। ऐसा हम करेंगे, क्योंकि अधिकार पत्र पाने के लिए पैसा देना पड़ेगा उनको। तो पूरब में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया, एलिजाबेथ ने दे दिया, एलिजाबेथ प्रथम ने दे दिया, रानी थी इंग्लैंड की। 31 दिसंबर 1600 को आप कह सकते हो ये 1601 ईस्वी में कह सकते हो आप इसको, प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। बोला ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी अब व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आ सकती थी, सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। सिर्फ एक कंपनी जो राजा भेज रही है, रानी भेज रही है, जाओ तुम लोग अपना काम करो। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार लोग थे। पहला गवर्नर कौन बना? टॉमस स्मिथ था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर बनाया गया वो टॉमस स्मिथ था, और उस कंपनी में 217 साझेदार थे, शेयर होल्डर थे। क्योंकि मैंने बताया ना, ये कंपनी राज्य की कंपनी नहीं थी, किसी देश कंपनी नहीं थी। हाँ देश की तो थी, लेकिन ये शेयर धारकों कंपनी थी ये, इसलिए अपना कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र थे। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो कैप्टन हॉकिंस नाम था इसका। यही बंदा था जो सबसे पहले मुगल दरबार में आया था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 16 अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया है। काम नहीं बना था, लेकिन देखो कैसे ये अभी 1609 ईस्वी होगा, और उसके जस्ट बाद आप देखिएगा कुछ दिनों बाद, 100 साल बाद देखिए क्या क्या ये 50-60 साल बाद ही अपना ऐसा ऐसा खेल खेलेंगे ये लोग ना। कहाँ पे 1657 होगा, 1557 में 1657 होगा, फिर 1664 होगा, ये खेल खेल जाएंगे। कभी प्लासी करेंगे 1657, कभी उसके बाद जस्ट 1664 में ये कर देंगे, बक्सर कर देंगे, ये करेंगे खतरनाक तरीके से। सॉरी सॉरी 1764, 1757, 1765 उधर जाएंगे हम, थोड़ा पहले बता दिया। इस फैक्ट को कभी भूल जाइए, अब बिल्कुल भूल जाइए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से देखेंगे। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, आप ये याद रखिए प्लीज, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। बस आपको इतना याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में, यह आप ये बोलना है कि प्रथम वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, बोलना है जहांगीर। ये अप्रैल 1609, कभी कभी ना लगाने के लिए दे देगा कौन कौन सा आया हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में जब ये लोग आ गए थे भारत, तो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो यहाँ पे यानी ऐसे भारत है इधर इस साइड में, ठीक है। सर्वप्रथम बोला ना मैं, अगर ये नॉर्थ की तरफ से आते ना तो इनको रोका जा सकता था,
लेकिन ये बंदे तो दक्षिण से आ रहे हैं। बहुत मुश्किल था यार, मतलब रोकना ही मुश्किल था इनको। यहाँ दिल्ली है, ये बंगाल है, किसी और कब्जे में हमेशा। ये जो चोल चेर पांडे हमेशा किसी और कब्जे में रहे हैं, कभी किसी के हाथ में नहीं आए। यानी दक्षिण भारत पर पूरा कब्जा करना बहुत मुश्किल का काम था, हमेशा से रहा है। अब ये इधर से आ रहे हैं, और जो बहुत छोटी सी लोग हैं, ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं, मतलब कि छोटे छोटे राज्य में बटे हुए हैं। और इनको जाको जीतना, उसके बाद फिर कंपनी स्थापित करना, फिर आगे बढ़ना। तो मसूलीपट्टनम आपको याद है, जहाँ पे वो डच आए थे सबसे पहले, ठीक है। मसूलीपट्टनम में कालीकट एक हो, देखता हूँ कौन सा था वो। यूसुफ, दाना देते हैं अभी, आप लोग देखिएगा उसको फिर से। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। अब आ गया ना लाइन पे, ये जहांगीर क्या किया था, उनको थोड़ी सी हेल्प कर दिया था, राजा बना दिया, थोड़ी तारीफ कर दिया उनको, दारू रुपया दिया, जहांगीर मस्त हो गए। 1613 में फरमान जारी किया कि ठीक है अंग्रेज जाओ, सूरत में जगह है थॉमस एल्बर्ट, वहां पे स्थापित कर लो अपनी व्यापारिक फैक्ट्री। पहली बार खोला जा रहा है व्यापारिक फैक्ट्री। 1611 में मछलीपट्टनम हो चुका था व्यापारिक कोठी, अच्छा पहले ये हो चुका था, तो दूसरी बार यहाँ सूरत में हो रहा है। मसूलीपट्टनम पहला, सूरत दूसरा। अब आते हैं पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर 1613 ईस्वी में सूरत में खोला है। ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम, ये पूरब ये पश्चिम, आप याद रखिएगा। 1611 किधर रहेंगे बताओ, 1611 पूरब या पश्चिम। 1611 पूर्व इधर मसूलीपट्टनम में, पट्टम में 1611, फिर 1613 इधर इधर आओगे दाहिने साइड में, जो ये वाले पार्ट है, ये यहाँ सूरत होगा, सूरत में पश्चिमी तट पर स्थापित करेंगे व्यापारिक कोठी। स्थापित कर ली। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था, 1608 में ही। उस मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। आप बताइए, सूरत से जैसे मक्का कोई जा रहा है, तो सूरत से ही थोड़ा सा जाने में आसानी होती थी, वहां से निकलते हैं लोग। तो बाबुल मक्का किसको बोलते हैं, सूरत को। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार भेजा था। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। जहांगीर थे, फिर शाहजहां आए, तो उन दोनों से, क्योंकि ये राजदूत बन के आया हुआ, तो इन्होंने थोड़ा व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा फायदा उठाया था, ठीक है मुझे व्यापारिक छूट मिल जाएगा और मैं अपना काम कर सकता हूँ। 1632 ईस्वी में क्या हो रहा है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया। 1632 ईस्वी में दिया है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान दिया, जिसके द्वारा अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब बताइए, ये सब जानते हो क्या, ये सब कसा जा रहा, भारत की जो जंजीर में बांधा गया था, वो सब ये यही स्थापित किया जा रहा था। जो जिसके मन में एक फरमान जारी कर दिया 1632, गोलकुंडा सुल्तान ने कहा ले जाओ। अब क्या कर सकते हो कि मुझे 500 पैगोडा देना वार्षिक, और इसके चक्कर में आप क्या करोगे, जो गोलकुंडा का बंदरगाह है ना, उस गोलकुंडा के बंदरगाह से आप जो चाहो बेच सकते हो, जाओ ले जाओ। ये कर दिए भाई, कौन कहते, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में कर दिया। अब 1639 में क्या हो रहा है, 1639 में अंग्रेज एक फ्रांसिस डे, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टे यानी लीज होता है ना, लीज से पट्टा लेना, लीज पर लेना, ले लिया, पट्टा करवा लिया उन्होंने। ये चंद्रगिरी के राजा थे, और वहीं एक किले बंद कोठी का निर्माण किया, क्योंकि हमने लीज पे लिया है और हम एक किला बनाएंगे, जो एक कोठी बनाएंगे किला बंद। किला बंद मतलब होता है चारों तरफ से किला, यानी बड़ी खुद दीवार खड़ी करेंगे, मोटी दीवार, ताकि कोई उस पर आक्रमण न कर पाए। कुछ दीवार इस तरह से रहेगी जैसे
एक एक शासक था जो मुगल जब हम पढ़ रहे थे वहां पे था, अफगान शासक था शेर शाह सूरी। आपको पता है कालिंजर का युद्ध था, वो लड़ाई कर रहा था, गया था, एक बम मारा और वहां फटा नहीं बल्कि आगे उसके ऊपर ही फट गया था वापस। वो जो दीवार थी कुछ इस तरह दीवार चाहिए थी इनको, बना रहे थे अपना दीवार, एक समझने के लिए बता रहा हूँ। तो किलाबंद कोठे का निर्माण किया, इस कोठे का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना था। आप देखिए, आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी मुख्यालय कहाँ बना था, कोरोमंडल तट बना था, कहाँ बना था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप याद रखिएगा कभी, यही सेंट जॉर्ज अभी मुगल काल में आधुनिक भारत में कभी हो सकता आए, मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ, हो सकता आए कहीं सेंट जॉर्ज के बारे में। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा, अब देखिए देखिए अब इस चीज को, पुर्तगाल की एक राजकुमारी हैं, 1661 में क्या हो रहा है, पुर्तगाल की राजकुमारी हैं कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा और ब्रिटेन के एक राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह होता है। ब्रिटेन के राजा की शादी हो रही पुर्तगाल की महारानी से, पुर्तगाल की राजकुमारी से हो रही है उस, और वो कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा है। अब ये जो पुर्तगाली थे ना, इनके इनके हाथ में बंबई था, इनके हाथ में था, दहेज दे दिया इनको, पूरी बंबई दे दिया, कहा भाई ब्रिटेन वालों तुमको दहेज में देता हूँ बंबई, क्योंकि पुर्तगाल की जो बेटी है उसका नाम है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उनकी शादी हो रही है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। इस उपलक्ष्य में हम आपको दहेज देते हैं और दहेज में दे देंगे क्या, बंबई। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को यानी इंग्लैंड के ब्रिटेन के राजकुमार को बंबई प्रदान कर दिया, ले जाओ बंबई। अब ये चार्ल्स द्वितीय बंबई क्या करेंगे, क्या ब्रिटेन से आकर बंबई में बसेंगे, नहीं, इन्होंने क्या किया, बंबई को उठा के दे दिया कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा था ना उनको दे दिया, ये लो बंबई, तुम राज करो इस पे और मुझे हर मंथ पैसे भेजते रहना बस केवल। गजब खेला हुआ यार। अभी कितने पैसे दिए थे जब देखते हैं, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, पता है 10 पाउंड। एक जगह तब 500 पैगोडा वार्षिक दे रहा था ये, गोलकुंडा का जो राज्य जो वो बंदरगाह यूज करने के लिए साल में, यहाँ दे रहा है 10 पाउंड दे रहा है, पाउंड इटली सॉरी ब्रिटेन की जो क्या बोलते हैं उसको कि सिक्का मुद्रा है वो ब्रिटेन की, ये वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, कहा मुझे 10 पाउंड देना हर साल दे देना और जाओ तुम इसको यूज करो। वाह, रानी होनी तो ऐसी ऐसी होनी चाहिए ना, तो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा पूरा बंबई दे दे। आप सोचिए बंबई कितना बड़ा आज है, कोई दे सकता है इस तरह से आज जमाने में मुश्किल है। वो तो अलग की बात है ना कि आ, अरब के एक देश, अरब में कोई एक देश है, उसके उसके राजकुमार ने अपनी वाइफ, उसकी वाइफ ने जाहिर किया मुझे बिकनी पहनना है, क्योंकि इस्लाम में सब मना है, आप नहीं पहन सकते। उनके हस्बैंड ने कहा ऐसा क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने आइलैंड खरीद कर दे दिया, आइलैंड कहा जाओ पहनो बिकनी, वहां पे कोई नहीं होगा, बिकनी पहन टहलो तुम। गजब बात है यार। तो ये अब तो अलग की बात है, लेकिन पहले तो पूरा ऐसा होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा समझने मुश्किल से मैं आपको एग्जाम्पल दिया कैसा हो सकता है। 1687 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ लेकर आ गया, बंबई। क्योंकि बंबई और सूरत तो लिया था उन्होंने, बंबई तो उनका खुद का हो गया था क्योंकि ब्रिटेन का ही था। तो 1687 में लेके आगे पहुंच गए, वहां पे सूरत से हटाकर बंबई पहुंच गए। गेराल्ड ओंगियार ये कौन था, गेराल्ड ओंगियार 1659 से लेकर के 69 से लेकर 1677 तक भारत में था, सूरत का प्रेसिडेंट था ये, एवं बंबई के गवर्नर था, ने बंबई शहर की स्थापना की थी। अगर कोई आपसे पूछता, जैसे बोला था तोमरों ने स्थापित किया था किसको, दिल्ली को, ऐसे ही बंबई को बनाया था गेराल्ड ओंगियार ने बनाया था, 1669 में जो आया था यहाँ पे, उसने बनाया था। कितना इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। बंगाल के शासक थे शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। अब ये भी कुछ काम कर गए अंग्रेजों के लिए। इस अनुमति को निशान कहते थे, निशान। क्या हुआ, बंगाल के शासक ने
जो शाह सूजा तो उन्होंने निशान दे दिया, बंगाल सबसे पहले जाने वाला है। अभी ये ऐसा रियलाइज की होगी ना, मतलब क्या ही बताऊं। तो बंगाल के शासक शाह सूजा ने सबसे पहले 1651 ईस्वी को अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इस अनुमति को निशान कहते थे, निशान। 1698 ईस्वी को में क्या हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, एक सूतानुती, एक कालीकट और एक गोविंदपुर की जिम्मेदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की। अब ले भाई, कहीं पे 100 पाउंड, कहीं पे 500 पैगोडा, कहीं पे ये देखिए 1200, कहीं पे निशान। ये सब भारत को कसने के लिए जंजीर का काम करने वाली थी। अभी करेंगी, इंडिया को कस रही है ये सब चीजें। ऐसी छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, तब जाके आगे बहुत बड़ा काम हो पाता है। ऐसे आप भी देखिए, जो भारत की राजनीति है ना, वहां पे अपने आंख को खोल के देखिए, आपको दिख सकता है कुछ चीजें कि जहां पे भारत अच्छे स्थान पे जा रहा है या बुरे स्थान पे जा रहा है, आपको सब दिखेगा। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव दिया, सूतानाती लिया, कालीकट और गोविंदपुरी की 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम एक किला था, बना लिया उन्होंने। फिर चार्ल्स आयर ने क्या, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया। ये तीनों मिलकर, सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर, तीनों मिलकर क्या बोला, कोलकाता यानी कलकत्ता कहलाया। पहले कलकत्ता इसका नाम था, अब कोलकाता हो चुका है। जिसकी नींव जो है जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। अब आप सोच सकते हो कोलकाता किसने बसाया, जॉर्ज चारनॉक ने बसाया था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कौन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1668 ईस्वी में तो पढ़ लिया था मैंने फ्रांसीसी को। अभी इंग्लैंड आ चुके, अब आ गया फ्रांस, ब्रिटेन आ गया ना, पी आ गया, डी आ गया, फिर ई भी आ गया। अब बात करते हैं एफ की, एफ यानी फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरों के द्वारा सूरत में स्थापित की गई। सूरत याद रखना, सूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त था। अभी सूरत जा चुके हैं, बम्बई, जो ब्रिटिश लोग थे वो मुंबई जा चुके हैं, थोड़ा रास्ता खुल गया इनके लिए। 1674 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक थे फ्रैंक्विस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। बताइए, ये छीन लेते थे। शेर खान नाम है, शेर खान लोधी नाम शेर खान, लेकिन राज्य छीनने जा रहा है इनसे। क्या कर सकते हो भाई। ये बंगाल, ये जो है पौंडीचेरी था, ये वाली कोंडापुर के थे ये सूबेदार, वाली कोंडापुर के। अब जरा देखते हैं कि आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष कैसे हो रहा है, क्योंकि अब फ्रांस आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में संघर्ष भी होगा। तो आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी मतलब फ्रांस वाले। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध, दो नाम आपके सामने आएगा, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, यानी युद्ध भी कई हुए हैं, आपको यह भी याद रखना है। पहला युद्ध हो रहा है 1746 से लेकर 1748 के बीच में, 1746 से लेकर के 1748 के बीच में। ये हुआ क्यों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 1740 में एक युद्ध हो रहा है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक जगह है, एक देश है। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। वहां पर भी यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़े हुए थे ऑस्ट्रिया को लेकर के 1740 ईस्वी में। तो 6 साल बाद यहाँ फर्क पड़ गया उसका, प्रथम कर्नाटक हो चुका, क्योंकि यहाँ पर भी आकर के फ्रांसीसी और ब्रिटिश वाले मिल चुके थे, एक साथ अंग्रेज मिल चुके थे। इस संघर्ष के कारण क्या हो रहा है कि भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोमे का युद्ध लड़ा गया, सेंट टोमे का
सिंध टोपे का युद्ध लड़ा गया, फ्रांसीसी सेना जीत गई इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्सला शैपल की संधि से शांत हो गई, समाप्त हुआ। आपसे पूछेगा कि एक्सला शैपल की संधि कब हुई थी, आपको बताना है 1748 ईस्वी में। तो एक्सला शैपल की संधि किनके बीच में हुई थी, आपको बताना है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, इस संधि समाप्त हो गई। इस संधि से क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था ना, का विवाद था, आपसी सहमति से सुलझा लिया गया कि चलो ठीक है भाई, जो विवाद आपसी आपसी सहमति से सुलझा लिया जाए। लेकिन ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया, बस 1 साल ही रहा कि दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो चुका था। 1749 से लेकर के 1754 के बीच चलता रहा, क्योंकि बहुत बड़ा रिसोर्स है ना भारत, और यूरोप भी था, तो अब सब कब्जा करना चाह रहे थे हर चीज, तो कैसे करते। लेकिन जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था ना, वो क्यों शुरू हुआ है, वो हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हो गया, विवाद हो गया। क्योंकि क्या होगा कि एक राज्य को, भारत के एक कर्नाटक हुआ चाहे हैदराबाद हुआ, किसी एक को हेल्प करेगा फ्रांसीसी, किसी एक को हेल्प करेगा ये अंग्रेज करेंगे। तो हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब को साथ दे दिया। कहा कर्नाटक में अब एक तरफ कौन जा रहा है, डुप्ले हैदराबाद में चले गए और मुजफ्फर जंग में, और कर्नाटक चले गए चंदा साहब का साथ देने चले गए। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। अब एक को सहयोग वो कर रहे हैं, तो अब दूसरे को इनको सहयोग करना पड़ गया, क्योंकि करना पड़ता भाई, जीतना था ना उनको। हैदराबाद जो है वो आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के नासिर जंग और भतीजे, ये नासिर जंग पुत्र था और भतीजा कौन था, मुजफ्फर जंग था, कि मदर विवाद खड़ा होगा, राजा कौन बनेगा हैदराबाद को लेकर के, जब आसफ जाह की मृत्यु हो गई थी तभी। तो अब एक हेल्प करेगा नासिर जंग की, दूसरा हेल्प करेगा किसको, मुजफ्फर जंग की। तो मुजफ्फर जंग की जो हेल्प कौन कर रहा था, वो कर रहा था करना ओ ये जो फ्रांसीसी, और नासिर जंग को हेल्प करने आ गया अंग्रेज, जबरदस्ती, क्योंकि उसको करना पड़ा, कई बार करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और इधर कर्नाटक था, कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा के मध्य विवाद खड़ा हो गया। तो अभी चंदा साहब थे, इधर जो है अनवरुद्दीन थे। अब चंदा को साथ कौन देगा, वो देगा फ्रांसीसी, और नहीं सॉरी, अनवरुद्दीन को साथ देगा फ्रांसीसी, और चंदा को साथ देगा कौन, ब्रिटिश गवर्नर। इस तरह से 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब जो है कर्नाटक का अगला नवाब बनाया गया। कर्नाटक का अगला नवाब कौन बन गया, क्योंकि फ्रांसीसी सेना ने हेल्प किया ना किसकी, चंदा साहब की, और वो कर्नाटक का राजा बन गया। चलो ठीक है भाई, फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब जो है शासक बन गए। तो चंदा साहब को हेल्प किया था किसने, फ्रांसीसी ने, अनवरुद्दीन को हेल्प किया था इंग्लिश ने, ऐसा याद रखना आपको। 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया। अब क्योंकि अनवरुद्दीन मारा गया था तो नासिर जंग बचे थे, तो 1750 में 1 साल बाद इनको भी टपका दिया गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन गया। ले भाई, हैदराबाद इधर चला गया। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ले ली थी। कौन था ये, मोहम्मद अली थे ये, अनवरुद्दीन के पुत्र थे। हालांकि इनको मार दिया गया, आपको पता ही है, फ्रेंच ने मार दिया था इनको। फ्रांसीसी ने चंदा साहब की सेना के साथ मिल करके मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव, अब ये नाम जो आ रहा है क्लाइव, आप याद रखिए, पहली बार नाम आ रहा है इतिहास में क्लाइव का, जो बहुत दिन तक, यानी जब तक इतिहास रहेगा तब तक इस बंदे का जिक्र किया जाएगा। इस घेरे को तोड़ने के लिए असफल रहा, तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। तो चलो ठीक है, तुम नहीं सही तो फिर हम कुछ और कर लेते हैं। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा है 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित होकर के।
ठीक। और 1748 में एक्सला-शेपल की संधि हो रही है, द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि हो रही है 1755 ईस्वी में, के साथ युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होगा 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में। जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध था, ये भी यूरोप में हो रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू हुआ था, ठीक। एक अंश था। पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 1752 ईस्वी में क्या हो रहा है। 1752 स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में, स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में भी एक काम होने वाला है। स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी सेना घुस गई त्रिचनापल्ली। चले गए थे ना उनके बेटे मोहम्मद अली जो थे, वो जाकर यहाँ शरण लिए थे, लेकिन अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, इनको पकड़ लिया बाद में। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था और 1754 ईस्वी में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अब एक लड़ाई होने वाली, याद रखिएगा। उधर वेदर लड़ाई हुई थी 1759 में, अब 60 में लड़ाई और हो रही है, उसका नाम है वांडी वाश का युद्ध। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हराया गया, यानी फ्रांसीसी समाप्त एक तरीके से कह सकते हो आप इसको। 1761 ईस्वी में क्या हुआ। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी में, उससे पहले क्या हो, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे। यानी 1749 के बाद अब ये जो भी कब्जे में रहेगा पूरा, जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब तक रहेगा ये, लगभग 200 साल मान सकते हैं इसको भी आप। तो मैं अब आपको ये पढ़ा दिया हूँ। अब अगला वीडियो, जो तीसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा इस पे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कैसे अंग्रेज लोग बंगाल पर आधिपत्य किए थे। अभी आपने कर्नाटक देख लिया, हैदराबाद देख लिया, कैसे वहाँ पे आक्रमण हो रहे थे, और उत्तर मुगल भी देख लिया है, जो पहले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया थे। आप यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो आराम से संभावना है, आने की संभावना रहती है, जो जहाँ जहाँ मैंने आपको एम्फेसाइज किया है उसको ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपको अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बस सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़।